बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप दोस्तों ने मेरे से ज़िंक के बारे में बहुत से सवालात पूछे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो में आपको इनमें से कुछ के जवाबात दे दूं। अब दोस्तों ने मेरे से सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछा है कि डॉक्टर साहब, ज़िंक आखिर है क्या, और हमें कैसे पता चलेगा कि जिस्म में इसकी कमी हो गई है। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि ज़िंक एक ट्रेस एलिमेंट है। ट्रेस एलिमेंट से मुराद है कि हमें जिस्म में इसकी बहुत कम क्वांटिटी चाहिए होती है। ज़रूरत तो बहुत होती है, लेकिन इसकी मिक़दार हमें जिस्म में ज़्यादा नहीं चाहिए होती। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ख़वातीन में 8 मिलीग्राम इसकी रिक्वायरमेंट है और मर्दों के अंदर 11 मिलीग्राम इसकी रिक्वायरमेंट है। अब जो अगला इसका हिस्सा सवाल का है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी डेफिशिएंसी क्या है। साइन सिम्टम्स कौन कौन से ऐसे हैं। जिंक की कमी के जो साइंस और सिम्टम्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो इनमें चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, उनमें स्किन चेंजेस आ जाएंगी। स्किन जो है, जल्द जो है वो खुश्क हो जाएगी। इसके साथ ही इनके जो बाल है, हेयर चेंजेस आएंगी कि बाल भी जो है वो सख्त हो जाएंगे और आसानी से टूट जाएंगे। जब भी वो कंघी करेंगे उनके टूट जाएंगे। इसके साथ हम देखते हैं कि आंखों में भी बहुत सी तब्दीलियाँ आएंगी, और कई बड़े तो आके ये भी कहेंगे कि हमें खाने की खुशबू भी नहीं आती, और कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो हमें जायका भी नहीं आता। कुछ बच्चों में देखा गया है और बड़ों में भी है कि जिंक की जब भी कमी होगी तो इनको डायरिया लग जाएगा, मोशंस होंगे, बड़े बड़े बहुत बहुत दिन इनको मोशंस रहेंगे। दोस्तों ने मेरे से ये भी पूछा है कि कौन से ऐसे आर्गन्स हैं जो इसकी कमी की वजह से असरअंदाज होते हैं। अब मैं आर्गन्स का आपको बताऊं तो हम देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा दिमाग जो है वो इसकी कमी की वजह से बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। मैदा जिगर भी हमारा असरअंदाज होता है। साथ ही इसमें जो है स्किन बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगी। बालों पे भी असरअंदाज, जैसे कि मैं पहले भी आपको बताया है, तो वो भी है। हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा। तो ये सारे ऑर्गन्स हमारे जिंक की कमी की वजह से असरअंदाज होंगे। अब दोस्तों ने मेरे से ये भी पूछा है कि क्या जिंक स्किन वाइटनर है। एक्चुअली जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स जो हैं, इसमें नैनो मटेरियल पाया जाता है जो आजकल ज़्यादातर क्रीम्स के अंदर इस्तेमाल होता है। वो स्किन वाइटनिंग क्रीम्स के अंदर और लोशंस के अंदर इस्तेमाल काफ़ी हद तक होता है। अब एज सच तो ये अकेले तो अपना स्किन वाइटनिंग का काम नहीं करता, लेकिन दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ ये मिल के ये स्किन वाइटनिंग करता है। एक क्वेश्चन ये भी आपने पूछा है कि नेल्स में कौन कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं। हम देखते हैं कि नेल्स में जिनमें जिंक की कमी हो जाती है, उनमें उन अफराद के जो नाखून हैं वो सख्त हो जाते हैं और आसानी से टूट जाएंगे। जब भी वो काम करने लगेंगे या कोई चीज़ को पकड़ने लगेंगे तो उनके फ़ौरन नाखून जो है वो टूट जाएंगे। साथ ही उनके नाखूनों पे ब्योर्स लाइंस आ जाएंगी। ये एक हॉरिजॉन्टल ग्रूव्स हैं जो कि नाखून के अंदर बन जाते हैं। तो इनकी वजह से जो नेल ग्रोथ है, नाखून जितना बढ़ रहा होता है वो भी उसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी। तो इसीलिए, और स्किन जो है, अगर स्किन को देखें तो वो भी रफ़ हो जाती है। एक सवाल आपने ये भी पूछा है कि क्या जिंक की कमी जो है या जो है ये स्किन को ग्लो करती है। हाँ जी, देखा गया है कि जब हम जिंक रेगुलर अपनी डाइट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये स्किन में जितने भी सीबम ग्लैंड्स हैं उनको ये ओपन रखेगी। उसकी वजह से जितने भी पोर्स हैं उनसे गंदा मादा जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। साथ ही ऐसे अफराद जिनको एक्नी है या एक्जिमा है और उनकी स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है और सोजिश का शिकार हो जाती है, उनमें भी देखा गया है कि ये सोजिश या इन्फ्लेमेशन को बहुत कम करता है। साथ ही खुश्क स्किन को भी ये बेहतर करेगा। इसीलिए जिंक जो है स्किन के लिए भी बहुत ज़रूरी है और इसकी कमी
جو ہے وہ نقصان دہ ہے اسکن کے لیے۔ دوستوں نے میرے سے یہ پوچھا ہے کہ کیا زنک کی کمی کی وجہ سے بیہیویئر میں کوئی تبدیلی آتی ہے، موڈ سوئنگز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ جی دوستوں، کیوں نہیں ہے۔ زنک کی کمی جن افراد میں ہوتی ہے، دیکھا گیا ہے کہ ان میں ڈپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سی این ایس کی یا دماغ کی بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں، تو اسی لیے ڈپریشن ایسے افراد میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ بہت زیادہ ڈپریس ہو جائیں گے، بہت زیادہ اریٹیبل ہوں گے، اور ان کے موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ اریٹیبل اور ریسٹلیس ہوں گے، کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جن افراد کو زنک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، جن افراد کا ایبڈومینل یا گیسٹرو انٹسٹائنل سرجری جن افراد میں ہوئی ہو، تو ان کو زنک کا استعمال کم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ایسے افراد جن کا کاپر لیول جو ہے وہ بہت کم ہو جائے، تو ایسے لوگوں کو بھی چاہیے یا تو اپنے معالج سے مشورہ کر لیں یا زنک کا استعمال فوراً بند کر دیں۔ آپ لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ زنک ڈیفیشنسی کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے اور کن کن کھانوں کے اندر زنک پایا جاتا ہے، تاکہ ان کھانوں کو ہم استعمال کریں اور اس سے ہم اپنی ڈیفیشنسی کو پورا کر سکیں۔ کہ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں اس کی جو کمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے جو زنک کے سپلیمنٹس ہیں، کہ یہ کیپسول فارم میں بھی ہیں، ٹیبلٹ فارم میں بھی پائے جاتے ہیں، اور سپلیمنٹس کی فارم میں بھی پائے جاتے ہیں، ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن میں ایک بات آپ کو تاکید کرتا جاؤں کہ اپنے معالج کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا چاہیے آتا، اور کہ ہمیں بلڈ ٹیسٹ بھی کروانے چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ڈاکومنٹ پروف ہو کہ ہمیں اس حد تک زنک کی کمی ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے معالج کو دکھائیں یا سپلیمنٹ کا استعمال کریں۔ تو یہ ہے۔ ساتھ ہی اب کن کھانوں میں پایا جاتا ہے، اب کھانے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ گوشت کے اندر بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے، فش میں پایا جاتا ہے، اور جو ہے ہمیں پولٹری کے اندر یہ بہت اچھا، انڈے جو ہیں ڈیلی اگر ہم 2 انڈے روزانہ کھائیں تو ہمیں جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے وہ آسانی سے مل جائے گی۔ دودھ جو ہے، دودھ کے اندر بھی بہت اچھی زنک کی اماؤنٹ پائی جاتی ہے۔ اس طرح سے ہم ان سب چیزوں کو کریں۔ اسپینچ ہے، اسپینچ میں بہت اچھا زنک پایا جاتا ہے۔ تو ہمیں ان سب کو اپنی مناسب مقدار میں ڈائٹ پلان کا حصہ بنائیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زنک ڈیفیشنسی آہستہ آہستہ پوری ہو جائے گی۔